गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज आपके लिए आगे का टॉपिक जो हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे कि भी पवन के कार्य और स्थलाकृतियाँ या अपर्दन के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं या निक्षेप के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उन स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी पवन जो है तीव्र वेग से चलती है, तो उसके कारण जो है स्थलाकृतियाँ या अपने ये मान सकते हैं कि उन स्थलाकृतियों का निर्माण अधिक होता है। और जब पवन का वेग कम होता है तो उसके कारण जो है स्थलाकृतियाँ भी कम निर्मित होती हैं। जैसे हमने अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था कि भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उन स्थलाकृतियों में जब चट्टानें विघटित होती हैं या चट्टानों में उत्पाटन की क्रिया होती है तो उसके कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और ये स्थलाकृतियाँ अधिकतर इनके पवन वेग इनको प्रभावित करता है या जलवायु इनको प्रभावित करती है, धूलकणों की मात्रा या स्वभाव इनको प्रभावित करता है। तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमने पढ़ी थी। जो जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी अपवाहन गर्त है या अपवाहन बेसिन गर्त है, या हमने पढ़ा था भूस्तंभ पढ़ा था, जूजेन पढ़ा था, या जालक या जालीदार शिला पढ़ा था, या पुल या खिड़की पढ़ी थी। तो इस प्रकार से अनेक स्थलाकृतियों का हमने अध्ययन किया था जो पवन के अपर्दन की क्रिया द्वारा निर्मित होती है। और पवन का अपर्दन जहां पर अधिक होता है वहीं पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब यानी कि कई बार क्या होता है कि पवन का वेग कम होता है, तो उस पवन के वेग के कम के कारण स्थलाकृतियां भी कम निर्मित होती है। कहने का मतलब कि चट्टानों के उत्पाटन की क्रिया कम होती है। अब अधिकतर अगर देखा जाए तो जहां पर यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थलाकृतियां अधिक निर्मित होती हैं। अपने जो है विश्व में अनेक मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिस प्रकार से सहारा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। तो इन सभी यानी कि थार का मरुस्थल है, इन सभी मरुस्थलों में यानी कि कहीं पर चट्टानीय भाग पाए जाते हैं, कहीं पर बालू मिट्टी के ढेर पाए जाते हैं। तो इन सभी में जब यानी कि पवन अपना कार्य करती है या पवन जब चलती है तो पवन के वेग से प्रभावित होकर उन यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अपने आज जो पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हमने प्रदनात्मक स्थलाकृतियां पढ़ी थी, ये प्रदनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में हमने पढ़ा था अपवाहन, गर्त। इसी प्रकार से दूसरी हमने पढ़ी थी भूस्तंभ। भूस्तंभ के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो है जूजेन के बारे में पढ़ा था, जो ढक्कनदार दवात जिसे कहते हैं, ढक्कनदार दवात। उसके बाद हमने पढ़ा था भी जिस प्रकार से भूस्तंभ के बाद में जूजेन, जूजेन के बाद में जो जालक या जालीदार शिला के बारे में हमने पढ़ा था, जालीदार शिला या चट्टान या पुल या खिड़की। इन सभी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये तो यानी कि अपर्दन क्रिया के कारण जो है इनके पवन में गति होती है, तो अपर्दन क्रिया यानी कि पवन की गति के कारण, पवन की जो गति है उस गति के कारण अपर्दन से ये प्रभावित होते हैं। अपर्दन क्रिया द्वारा, चाहे वह अपर्दन की क्रिया कम हो या अधिक हो, तो उसके कारण जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम देखते हैं भी निक्षेप का कार्य, पवन का जो निक्षेप है, पवन का निक्षेपण, पवन का निक्षेपण या जिसे अपने डिपॉजिट कह सकते हैं, पवन का डिपॉजिट। डिपॉजिट किस प्रकार से होता है पवन का कि भी जब पवन चलती है, जब रेगिस्तानी या बालू मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं या इर्ग जो होते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहारा के रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, गोबी के मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, थार के मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। तो जहां पर बालुका मिट्टी अधिक होती है, तो बालू मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करती है। परिवहन
किस कारण से करती है? कारण क्या है परिवहन का? कि हवा की तीव्रता या पवन की तीव्रता, वायु की तीव्रता, ये जब यानी पवन तीव्र वेग से गति करती है तो उसके कारण जो है इनके निक्षेपण होता है। जैसे ही इनके टीले होते हैं, वो टीले एक स्थान से उड़कर जो है कई बार क्या होता है, एक दूसरे स्थान पर धीरे धीरे जमा होना प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार की क्रिया जो है वो निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। निक्षेपण की क्रिया, निक्षेपण या डिपॉजिट की क्रिया। अब इनके जब अपने अधिकतर देखें, अगर जहां पर शुष्क और उष्ण जलवायु अधिक होती है, या जहां पर यह देखा जाए कि भी जहां इनके रेतीली मिट्टी अधिक होती है, बालू मिट्टी अधिक होती है, उन क्षेत्रों में जो है मिट्टी एक स्थान से उड़कर, यानी कि जो बालू मिट्टी है या जो रेत के कण है या धूल के जो कण है, वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जो है जमा हो जाते हैं। इसका उदाहरण भी अपने देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चीन के अंदर जो है इनके लोयस का पठार है, लोयस का पठार। तो लोयस का पठार जो है इनके गोबी के मरुस्थल से जब इनके धूल कण या मिट्टी उड़कर, धूल कण या मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, इनके लोयस जो है इनके एक धूल कण का रूप है, जो इनके एक स्थान पर धीरे धीरे जमा होने के कारण जो है वो एक पठार का रूप ले लेता है। इस प्रकार से इनके एक पठार नुमा आकृति वो बना देता है, जिसे लोयस का पठार कहा जाता है। तो अपने ये देखते हैं कि भी इनके जब पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो अपने साथ धूल कणों की मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा जो है धूल कणों की अपने साथ लेकर चलती है, और वो इनके जहां उसको उचित वातावरण मिलता है वहां वो इनके उनको जो जमा करती रहती है। अब ये तो है नहीं कि पवन जो है एक ही वेग से हमेशा चलती रहती है, पवन के वेग में भी कमी आती है। जहां जैसे जैसे वो पवन इनके अपने साथ धूलकणों को लेकर चलती है, और जहां वेग कम हो जाता है, वेग कम होने के कारण, यानी पवन का वेग जब कम हो जाता है, पवन का वेग कम होने के कारण, कम होते ही जो है इनके वहां पर जो है निक्षेपण होने लगता है, निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण होता है? धूल कणों का, धूल कणों का, धूल कणों का या रेत का जो है या बालू मिट्टी का जो है निक्षेपण होने लगता है। जैसे जैसे निक्षेपण होता जाता है वैसे वैसे जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए जो कारक होते हैं, वो कारक कौन कौन से होते हैं अपने देखते हैं। कि सबसे पहला कारक अगर देखा जाए तो पवन का वेग जो होता है, पवन का वेग। अब पवन का वेग अगर कम या अधिक है, यानी अगर पवन का वेग कम है या अधिक है, तो ये दोनों इस बात पर यानी कि निर्भर करते हैं कि निक्षेप कहाँ अधिक होगा, कहाँ कम होगा। अगर पवन का वेग कम है तो उसके कारण जो है बहुत कम मात्रा में जो है धूल कण यानी कि उसके साथ उड़कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। दूसरा, अगर यानी कि उनका वेग कम होगा तो वायु जो है, इनके वायु अपने साथ अधिक मात्रा में जो है पदार्थों को उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी, या वो अपर्दन की क्रिया करके बहुत कम मात्रा में जो है उन इनके कंकड़ पत्थरों को या धूल कणों को बहुत कम मात्रा में ले जाएगी। तो पवन का वेग कम होने के कारण वह निक्षेपण भी कम होता है। क्या कम होता है? निक्षेपण, निक्षेपण कम होता है, निक्षेप कम होता है। या अपने ये कह सकते हैं कि निक्षेप यानी कि स्थलाकृतियां भी कम निर्मित होती हैं। अगर पवन का वेग कम है तो स्थलाकृतियां भी कम बनती हैं, स्थलाकृतियां कम बनती हैं। क्यों कम बनती है? क्योंकि जो इनके अपने ये पढ़ रहे हैं कि भी निक्षेप के द्वारा निर्माण होता है। निक्षेप में जो है अगर मात्रा कम होगी धूलकणों की या रेत की, तो है उसके कारण जो स्थलाकृतियों का निर्माण भी कम होगा। इसी प्रकार से इनके जैसे जैसे पवन का वेग अधिक होता है, अगर पवन अधिक वेग से चल रही है, यानी पवन का वेग तीव्रता से चल रही है, पवन बहुत ज्यादा तीव्र वेग से चल रही है, तो वो अपने साथ इनके बड़े बड़े टीलों को अपने साथ बहाकर या अपने साथ अपवाहित करके अपने साथ ले जाकर चलती है, और जहां उसको उचित वातावरण मिलता है वहां पर उनको जमा करती रहती है। तो कहने का मतलब, इनके जब पवन का वेग अधिक होता है तो निक्षेप भी अधिक होता है, निक्षेप अधिक, निक्षेप भी अधिक होता है। निक्षेप अधिक होता है तो स्थलाकृतियों का निर्माण भी अधिक होगा, स्थलाकृतियों का निर्माण भी अधिक होगा।
अब यानी कि पवन वेग का कम या अधिक होना जो है, इनके अपने देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति है उनका कम या अधिक बनना इस पर निर्भर करता है। अब कई बार क्या होता है कि इनकी जब मरुस्थलों के अंदर अपने देखते हैं तो मरुस्थलों में जो है इनके टीले जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। वो जब हवाएं चलती हैं या तीव्र पवन चलती है तो तीव्र पवन के साथ टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जो है जमा होते रहते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया जो होती है उसे निक्षेपण की क्रिया कहते हैं, और निक्षेप पवन के वेग पर आधारित होते हैं। दूसरा अगर अपने देखें तो जिस प्रकार से इनके पवन का वेग कम या अधिक होता है उसी प्रकार से इनके निक्षेप के लिए जो है उचित जो है स्थान, उचित स्थान भी उसके लिए आवश्यक होता है। अब कई बार क्या होता है कि पवन के मार्ग में, अगर यानी कि पवन के मार्ग में अवरोध, तीसरा अगर अपने देखें इसमें पवन के मार्ग में अवरोध, पवन के मार्ग में अवरोध या बैरियर्स या रुकावट जिसे अपने कह सकते हैं, ये प्रभावित करती है। चौथा अगर अपने देखें तो जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु भी जो है वो उसको प्रभावित करती है। जलवायु जो है नम जलवायु भी पाई जाती है, शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, उष्ण या शुष्क जलवायु भी पाई जाती है। तो ये भी जो है प्रभावित करती है। अब अगर अपने देखें उचित स्थान के रूप में, अगर अपने देखें तो उचित स्थान से मतलब ये हो गया कि भी इनकी जब पवन जो है ये देखा जाए कि जिस प्रकार से पवन चल रही है और अपने साथ जो है धूल कणों को लेकर या बड़े बड़े टीलों को लेकर अपने साथ उड़ा कर लेकर जा रही है, अधिक मात्रा में जो है निक्षेप को लेकर जा रही है। अगर उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है, जैसे जैसे वो चल रही है उसके सामने अगर कोई झील आ जाती है या अगर कोई सागरीय क्षेत्र या जलीय क्षेत्र आ जाता है तो वो मिट्टी जो है उसको यानी कि जल में ले जाती है, या वो मिट्टी जो है जल में चल जाती है, किनारों पर जो है धीरे धीरे किनारों पर जो है जमा होती रहती है। तो इस प्रकार से जो है स्थलाकृतियों का निर्माण बहुत कम होता है। लेकिन जब इनके अपने देखा जाए तो इनके अनेक क्षेत्र जब इसके सामने जो है कोई भी क्षेत्र आ जाता है, कोई भी क्षेत्र आता है इसके सामने, कोई भी स्थान आता है, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि भी कोई पर्वत आ गया या कोई अपने चट्टानी स्थान आ गया, या अपने ये देखते हैं कि भी इस प्रकार की कोई झाड़ियां आ गई, तो उन झाड़ियों के पास जो है धीरे धीरे मिट्टी जमा होकर जो है इनकी स्थलाकृतियों का निर्माण करती रहती है। तो उचित स्थान भी इनके लिए आवश्यक होता है। अगर इनके सामने वाले स्थान पर अगर जलीय संरचना है तो वहां पर जो है स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होगा या बहुत कम निर्माण होगा। इसी प्रकार से अपने देखते हैं कि भी पवन के मार्ग में अगर अवरोध से मतलब रुकावटें, पवन को रोकने वाली पवन को रोकने वाले अगर कारक देखते हैं अपने कि भी कारक कौन कौन से कारक है पवन को जो रोकते हैं, उन यानी कि उनके रोकने की जो यानी कि पवन की जो दिशा है वो दिशा उनके सामने होनी चाहिए। जिस प्रकार से इस प्रकार से पवन प्रवाहित हो रही है और उनके सामने जो है अपने ये माने कि कोई बैरियर्स आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, जैसे अगर इनकी झाड़ियां आ जाती है या पेड़ पौधे आ जाते हैं या झाड़ियां आ जाती है तो उसके कारण धीरे धीरे जो है इनकी मिट्टी जो है जमा होकर जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करती रहती है। तो इस प्रकार से जो है इनके पवन मार्ग में अवरोध जो है या रुकावट जो है वो स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती रहती है और उसके कारण जो है स्थलाकृतियां निर्मित नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है इनके जैसे अगर अपने देखें कि भी कई बार क्या होता है कि जब इनके मरुस्थल के अंदर हवाएं चलती हैं तो अंतिम स्थान तक जो जैसे ही उनको कोई चट्टानीय सतह मिलती है या कोई ऐसा स्थान मिलता है जहां पर जो है इनके पवन का वेग कम हो जाता है और वहां पर वो धीरे धीरे जो है उस मिट्टी को जमा करती रहती है, और मिट्टी जमा होने के कारण जो है धीरे धीरे जो है वहां पर इनके स्थलाकृतियों का निर्माण होता जाता है।
इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने देखते हैं कि भी उदाहरण स्वरूप अगर छोटा सा उदाहरण अपने लें तो अपने घरों के आसपास जो दीवारें होती है, कई बार मई जून के महीने में जो हवाएं चलती है तो घरों के आसपास जो दीवारें होती है उन दीवारों के आसपास जो है मिट्टी जमा होती रहती है। और वो मिट्टी किस कारण से जमा होती है, यानी कि उनके पवन के मार्ग में अवरोध आ जाता है, उस कारण जो है वहां पर मिट्टी का जमाव होता जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया अपने ये कह सकते हैं कि भी निक्षेपण की जो क्रिया है वो निक्षेपण की क्रिया पवन के मार्ग में अवरोध पर आधारित होती है। कितना अवरोध है, किस प्रकार से वो मिट्टी जमा करती जा रही है। उसके बाद अपने देखते हैं जलवायु। जलवायु जो है, जलवायु भी जो है प्रभावित करती है। जलवायु किसको प्रभावित करती है भी, पवन के निक्षेपण कार्य को। जलवायु किसको प्रभावित करती है, पवन के निक्षेपण कार्य को, जलवायु, क्लाइमेट। अब यानी कि जलवायु दो प्रकार से अगर अपने देखते हैं, एक तो नम जलवायु या आर्द्र जलवायु होती है, दूसरी होती है शुष्क या उष्ण जलवायु। जिन क्षेत्रों में यानी कि नम या आर्द्र जलवायु जहां पर पाई जाती है वहां पर जो है अपेक्षाकृत पवन का वेग कम होता है। पवन का वेग कम होने के कारण या अपने ये मान सकते हैं कि जो धूल कण है वो धूल कण जो है इनके अधिक जो है भार वाले हो जाते हैं, अधिक भार वाले होते हैं नम या आर्द्र जलवायु में। तो वो जो है पवन के साथ बहुत कम मात्रा में जो है उड़ पाते हैं, बहुत कम मात्रा में जा पाते हैं। इसलिए जो है यानी कि उनमें निक्षेपण की जो मात्रा होती है वो निक्षेप की मात्रा कम होती है। निक्षेप की मात्रा कम होने के कारण जो है इस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण भी कम होता है। कहने का मतलब जलवायु जब नम या आर्द्र होगी तो उस नम या आर्द्र जलवायु के कारण जो है निक्षेपण की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जो धूल के जो कण है या जो रेत है वो रेत यानी कि नम या आर्द्र जलवायु के कारण वो उनके जो कण है वो भारी हो जाते हैं, वो कण जो है यानी कि उनके साथ नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो है वहां पर जो है निक्षेपण की मात्रा कम होती है, निक्षेप कम होता है, डिपॉजिट कम होता है। निक्षेप कम होने के कारण जो है स्थलाकृतियों का निर्माण भी अपेक्षाकृत कम होता है, स्थलाकृतियां कम बनती है। इसी प्रकार से अगर शुष्क और उष्ण जलवायु है तो उसके कारण जो है अपने ये मानते हैं कि धूल कण जो है, धूल कण, क्योंकि अपने ये मानते हैं टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो जो बालू मिट्टी है या जो रेत के जो कण है वो रेत के कण अपने ये मानते हैं टेम्परेचर के कारण जो है खुल जाते हैं, और टेम्परेचर के कारण खुलने के कारण वो जो है अधिक मात्रा में जो है इनके धूल के कण या रेत के कण जो है उसके साथ जा पाते हैं उष्ण या शुष्क जलवायु में। और अगर इनके अधिक मात्रा में जब इनके धूल के कण अधिक होंगे धूल के कण, तो उसके कारण जो है इनके निक्षेप भी अधिक होगा, निक्षेप या डिपॉजिट भी अधिक होगा, निक्षेप भी अधिक होगा। अगर निक्षेप अधिक है तो उसके कारण स्थलाकृतियों का निर्माण भी अधिक होता है। तो जलवायु भी जो है इनके पवन की जो निक्षेप निक्षेप स्थलाकृतियां या निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां हैं उनको जलवायु भी प्रभावित करती है। नम या आर्द्र जलवायु में अब अगर ये देखा जाए कि जैसे अपने जो सागर तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है इनके जो पवन द्वारा निक्षेप स्थलाकृतियां बहुत कम बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि सागर तटीय क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु अधिकतर पाई जाती है या नम जलवायु अधिकतर पाई जाती है। इस कारण जो वहां पर जो है तटीय संरचनाओं में या अपने ये मान सकते हैं कि जो इनके बालू के जो निर्मित ढेर हैं वो कम निर्मित होते हैं। इसी प्रकार से अगर यानी शुष्क क्षेत्र है जैसे थार का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, तो इन क्षेत्रों में जो है अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण जो यानी कि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण अधिक होता है या निक्षेप अधिक होता है, क्योंकि जो है यानी कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है बालू मिट्टी या जो मिट्टी होती है या जो रेत होती है या धूल कण होते हैं वो अधिक मात्रा में परिवहित किए जाते हैं। इस कारण जो है वो उन यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है अपने ये देखते हैं कि भी इस प्रकार की संरचनाओं का या निक्षेपात्मक संरचनाओं का निर्माण अधिक होता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं
जो यानी कि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां होती हैं, जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी बरखान यानी कि अनेक प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण होता है, अनेक प्रकार के बालू के टीलों का निर्माण होता है, जिस प्रकार से बरखान है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। तो इस प्रकार से अनेक बालुका स्तूपों का जो है निर्माण होता है, जो इनके बालू मिट्टी के निक्षेप के कारण वो निर्मित होते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि भी अपने ये देखते हैं कि भी पवन का निक्षेपण कार्य जो है अधिकतर अपने देखा जाए तो पवन वेग पर निर्धारित होता है कि पवन का वेग कम या अधिक है, उसके कारण जो है निक्षेप भी कम या अधिक होता है। दूसरा हम देखते हैं कि भी उचित उचित स्थान, यानी कि स्थान का मतलब ये हो गया कि भी जहां पर अगर इनके ये देखा जाए तटीय क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र है, या उनके सामने अगर जलीय क्षेत्र आ जाते हैं, झील या तालाब आ जाते हैं, तो वहां पर मिट्टी उस तालाब में समाहित हो जाती है, जिसके कारण स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं हो पाता है। तीसरा, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पवन के मार्ग में जो अवरोध होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होगा, तब तक कि पवन के मार्ग में अवरोध नहीं होगा। और अवरोध कौन से होंगे? जिस प्रकार से पेड़ है, झाड़ियां हैं, या कोई चट्टानीय भाग है, या कोई पर्वतीय भाग है, या कोई पठारीय भाग है, जब ये भाग इनके सामने आ जाते हैं तो उनके कारण जो है स्थलाकृतियों का निर्माण अधिक होता है। चौथा हमने पढ़ा था भी जलवायु। जलवायु कहने का मतलब यानी कि जलवायु नम या आर्द्र जलवायु, दो प्रकार की जलवायु, नम या आर्द्र जलवायु और शुष्क या उष्ण जलवायु जो जहां पर होती है, तो ये जलवायु भी इनको प्रभावित करती है। नम या आर्द्र जलवायु में जो है यानी बहुत कम निक्षेप होता है, बहुत कम निक्षेप होने के कारण इन निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण भी कम होता है। और अगर उष्ण और शुष्क जलवायु है, तो उन क्षेत्रों में जो है ये टेम्परेचर की अधिकता के कारण जो है बालू मिट्टी या बालुका स्तूपों का निर्माण अधिक होता है। तो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में जो है हम अनेक प्रकार के बालुका स्तूप देखते हैं, अनेक प्रकार के जो है, अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाकर देखा जाए तो अनेक प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं। जिस प्रकार से बरखान बालुका स्तूप है, जिसे अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी कहते हैं, उनकी आकृति जो होती है अर्धचंद्राकार, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूपी जो है उनकी आकृतियां अपने देखते हैं। तो इसी प्रकार से अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं। तो उन संरचनाओं का निर्माण जो है इन निक्षेपण के कारण, या अपने ये देखते हैं बालू मिट्टी या जो धूल कण है उनके निक्षेपण के कारण उनका निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपर्दन, पवन अपर्दन के और पवन निक्षेपण के कार्य हमने पढ़े थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैं? अल्लाह ही अल्लाह की तो